इन फ्रेंड इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट यूनिट 9 कर रहे हैं, जो कि इन्वायरमेंट संबंधी यूनिट है। और उसमें आज टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो जल से संबंधित हाइड्रो। भारत में देखिए हाइड्रो पावर पोटेंशियल इन इंडिया इज एस्टिमेटेड अप्रॉक्सीमेट कितना है, तो अप्रॉक्सीमेट देखिए तो यहाँ पे 20 गीगावाट दिया है कि भारत में जो लघु जल शक्ति संभाव्यता है वो 20 गीगावाट होने का अनुमान है। ज्वारीय विद्युत सृजन हेतु ज्वार नद मुख उपयोगी होगी अथवा नहीं, इसके निर्धारण में ज्वारीय विस्तार एक महत्वपूर्ण कारक होता है, क्योंकि प्रति ज्वार चक्र ऊर्जा की उपलब्धता निम्नांकित के अनुसार आर की व्यापकता पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे देखिए आर व्युत्क्रमानुपाती है जो आर की स्क्वायर पे। भुक्त शेष जल के भौतिक उपचार के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन का सही क्रम है? फ्लूक्लेशन, फिल्ट्रेशन, स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पे क्रम से यदि देखें तो भुक्त शेष जल के भौतिक उपचार के दौरान प्रचालनों का सही क्रम स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, फ्लूक्लेशन, फिल्ट्रेशन है। नव तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के वर्गीकरण के अनुसार लघु जल शक्ति संयंत्र की क्षमता की सीमा कितनी है? तो ये कितनी सीमा है? 1 से 25 मेगावाट। नव तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण वर्गीकरण के अनुसार लघु जल शक्ति संयंत्र की क्षमता की सीमा 1 से 25 मेगावाट है। वहीं 25 मेगावाट की क्षमता के ऊपर संयंत्र बृहद संयंत्र कहलाते हैं, जो शक्ति मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत आते हैं। नीचे दो कथन दिया गया है। पहला है कि समकालीन पर्यावरण चर्चाओं में बड़े हाइड्रो पावर प्लांटों पर लघु हाइड्रो पावर प्लांटों को वरीयता दी जा रही है। दूसरा, बड़े हाइड्रो पावर प्लांटों की तुलना में लघु हाइड्रो पावर प्लांटों की स्थापना में कम पूंजी लगती है। अब इनमें से देखिए हमें दोनों में से जो है सही देखना है, तो ए और आर दोनों सही है। लघु हाइड्रो पावर प्लांटों को बड़े हाइड्रो पावर प्लांट पर वरीयता इसलिए दी जाती है कि यह गैर प्रदूषणकारी, नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत होते हैं। इनके लिए बड़े बांधों, जलाशयों का निर्माण नहीं करना पड़ता और इसलिए ये मीथेन, जो कि एक हरित गृह गैस है, का उत्सर्जन नहीं करते। कच्छ वनस्पति कहाँ मिलती है? तो कच्छ वनस्पति में खारा जल में मिलता है। कच्छ वनस्पति को मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। कच्छ वनस्पति के भौगोलिक वितरण को कंट्रोल करने वाला मुख्य कारक वहाँ के वातावरण का तापमान है। कच्छ वनस्पति प्रायः खारे जल में मिलता है, वहाँ इन्हें लाल मैंग्रोव वनस्पति की श्रेणी में रखा जाता है। इनमें एक तरह की विशेष रूपांतरित जड़ें होती हैं जो तने के निचले भाग से निकलकर धरती तक पहुँचती हैं और पौधे को स्थिरता देती है, इसलिए इन्हें स्थिर जड़ें भी कहते हैं। ये जड़ें पौधों को ऐसे स्थान में उगने की क्षमता देती है जहाँ भूमि में ऑक्सीजन कम होती है। इन्हीं जड़ों से पौधा वातावरण से हवा और भूमि से पोषक तत्व प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से कौन CO2 गैस का या की सबसे बड़ा निमज्जक यानी सिंक है? तो इसमें महासागर है। CO2 गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सबसे बड़ा निमज्जक यानी सिंक या भंडार महासागर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से पानी में घुल जाता है और इसी कारण महासागर कार्बन का विशाल भंडार प्रदान करता है। दुनिया के महासागरों के पार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन का एक निरंतर चक्र है। हमारे महासागरों में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड 3 मुख्य रूपों में होता है। सामान्य कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, यह वाई कार्बोनेट और कार्बोनेट आयनों के रूप में भी पाया जाता है। बढ़ते वैश्विक तापमान के माध्यम से तथा मानव प्रेरित ग्लोबल वार्मिंग के माध्यम से समुद्र के बढ़ते तापमान का समुद्री कार्बन डाइऑक्साइड सिंक पर महत्वपूर्ण और बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। जल की गुणवत्ता यानी न्यूट्रल, मामूली औजल, क्षार, हानिकारक। तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रल का 7 है, मामूली औजल 5 और क्षार का 8 है और हानिकारक ये 4 है। स्वच्छ जल अधिकतम घनत्व प्राप्त करता है पर कितने पर? तो ये देखिए 40 सेंटीग्रेड पे। जल रासायनिक पदार्थ में देखें, जल या पानी एक आम रासायनिक पदार्थ है जिसका अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से बना है, H2O है। सारे प्राणियों का जीवन आधार है। घनत्व देखें 999.97, क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, मूलक द्रव्यमान, सूत्र H2O, गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस। पेयजल में कुल द्रवीभूत ठोस पदार्थ का सांद्रण निम्नांकित से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितने से नहीं होना चाहिए? 500 मिलीग्राम WHO के अकॉर्डिंग। भाखड़ा, नागार्जुन सागर, पंचेत, हीराकुंड, टिहरी और इन नदियों के साथ देखिए बांधों के नाम दिए हैं, हमें सुमेलित करना है। जैसे कौन सा बांध कहाँ पे? जैसे भाखड़ा है तो सतलुज, नागार्जुन सागर है तो कृष्णा नदी, पंचेत है तो दामोदर, हीराकुंड है महानदी, टिहरी जो है भागीरथी। भारत की ऊर्जा आवश्यकता में जीवाश्म ईंधन के बाद योगदान करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत इनमें कौन सा है? तो जल ऊर्जा। भारत की ऊर्जा आवश्यकता में जीवाश्मी ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल के बाद योगदान करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जल ऊर्जा यानी हाइड्रो पावर है, जिससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। जल द्वारा उत्पादित बिजली को पनबिजली कहते हैं। अक्षय ऊर्जा का भी एक स्रोत है। चीन
पनबिजली बांध से दुनिया का सबसे बड़ा पावर स्टेशन स्थापित किया है। भारत में ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले क्षेत्रों के क्रम देखें तो वो किस प्रकार है। जीवाश्म ईंधन में तापीय जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी मानव उत्पत्ति संबंधी गतिविधि 2/3 से अधिक वैश्विक जल उपभोग के लिए उत्तरदायी है? तो ये कौन सा है? कृषि। मनुष्य के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली जल की कुल मात्रा का 2/3 का उपयोग कृषि कार्य में हो जाता है। शेष 1/3 भाग जल का प्रयोग मनुष्य अन्य कार्यों जैसे उद्योग क्षेत्र 22% एवं घरेलू क्षेत्र 8% में करते हैं। जियोथर्मल यानी भूताप देखें तो निम्नलिखित में से कौन भारत में कुल ऊर्जा उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा प्रदान करता है? उष्मीय जल ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो इसमें देखिए भारत में कुल ऊर्जा उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा उष्मीय ऊर्जा थर्मल है तथा उष्मीय ऊर्जा में कोयला, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। कोयले से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है तथा जल ऊर्जा और सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है जिसे लगातार ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। इससे प्रदूषण में कमी आती है। उष्मीय एवं नाभिकीय ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा है, इसके उपयोग से प्रदूषण में वृद्धि होती है। ऊर्जा उत्पादन का क्रम देखें तो उष्मीय, जलीय, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। एक कोयला चालित ताप विद्युत संयंत्र की दक्षता 35% है। विद्युत संयंत्र की पूरी बिजली का उपयोग 20% की औसत दक्षता के साथ प्रकाश मानन के प्रयोजन में होता है। कोयले के प्रकाश में रूपांतरण की समग्र दक्षता इसमें से कौन सी है? तो ये 7% है। यदि किसी पावर प्लांट की दक्षता 35% है तो इसका तात्पर्य कि प्रति 100 जूल में 35 जूल की बिजली तथा 65 जूल ऊर्जा व्यय हो जाता है। थर्मल पावर प्लांट की क्षमता बिजली उत्पादन में उपयोग क्षमता 35%, प्रकाशमान के प्रयोजन में उपयोग ऊर्जा 20%। समग्र दक्षता 32 × 20/100 7। विश्व के अग्रणी भूतापीय ऊर्जा MW उत्पादक देशों के सही क्रम की पहचान करनी है। तो यहाँ पे विश्व के अग्रणी जो भूतापीय ऊर्जा है उसमें है जैसे USA, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और आइसलैंड। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊर्जा संयंत्र 24 घंटे प्रतिदिन और 7 दिन प्रति सप्ताह चलते हुए नियमित रूप से बिजली देते हैं? तो ये कौन सा है? भूतापीय। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र का उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन में होता है। इस उत्पादन का मुख्य स्रोत भूतापीय ऊर्जा इस प्रकार के संयंत्र 24 × 7 यानी 24/7 काम करते हैं। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ड्राई स्टीम प्लांट, दूसरा फ्लैश साइकिल स्टीम प्लांट, तीसरा बाइनरी साइकिल प्लांट। भारत में अधिकांश ऊर्जा का स्रोत पनबिजली, परमाणु विद्युत, ताप विद्युत संयंत्र, सौर विद्युत संयंत्र। देखिए तो भारत में अधिकांश जो है स्रोत जो होगा वो न्यूक्लियर पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रो पावर है। भारत में लगभग कितनी भूतापीय विद्युत की संभाव्यता है? तो कितनी है? 10 गीगावाट। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित हमारे योगदानों और एक स्वच्छ ग्रह के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने संकल्प लिया है कि वर्ष 30 तक बिजली उत्पादन के लिए हमारी 40% स्थापित क्षमता स्वच्छ स्रोतों पर आधारित होगी। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि वर्ष 22 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी। इसमें सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, पवन से 60 गीगा, बायो ऊर्जा या भूतापी से 10 गीगा और सौर छोटी पन बिजली परियोजनाओं से 5 गीगावाट। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के साथ ही भारत विश्व के सबसे बड़े स्वच्छ ऊर्जा उत्पादकों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। भारत देश में 31 अक्टूबर 2018 तक कुल स्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी इस प्रकार है। तापी 21.76, नाभिकी 6.78, पनबिजली 45.48, नवीकरणीय 73.35। किसी भूगर्भ तापी आरक्षिति में 5×10⁻19 जे ताप संग्रहित है। यदि इस आरक्षित के आधार पर किसी भूतापीय विद्युत संचय की कुल क्षमता 0.04 है तो इस संचय से 1 वर्ष की समयावधि में कितना विद्युत उत्पन्न होगा? तो ये होगा 63.41 गीगावाट। निम्नलिखित में से ऊर्जा के किस स्रोत में न्यूनतम विद्युत उत्पादन होता है? तो किस में होता है? भूतापी में। ऊर्जा में भूतापी स्रोत से न्यूनतम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह ऊर्जा स्रोत गैर पारंपरिक स्रोत या वैकल्पिक स्रोत के तहत है। वैकल्पिक स्रोत के कुछ और एग्जाम्पल हैं जैसे सौर ऊर्जा, समुद्र से प्राप्त ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा। महासागरीय तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा भौमिकीय परिवर्तन के कारण भूपर्वतीय में गहराइयों पर तप्त क्षेत्र में पिछली चट्टानें ऊपर धकेल दी जाती हैं जो कुछ क्षेत्र में एकत्र हो जाती हैं। इन क्षेत्रों को तप्त स्थल कहते हैं। जब भूमिगत जल तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न करता है। यह भाप विद्युत जनरेटर की टरबाइन को घुमाती है और विद्युत का उत्पादन करती है। निम्नलिखित गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में से किसका अति मितव्ययिता के साथ दोहन किया जाता है? तो इसमें भूतापी का। भूतापी ऊर्जा जिसे जियोथर्मल पावर कहते हैं। ग्रीक धातु जियो से आया जिसका अर्थ है पृथ्वी और थर्मोस अर्थात ताप। वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। यह भूतापी ऊर्जा ग्रह के मूल गठन से खनिज के रेडियोधर्मी क्षय से और सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है। पेलियोथिलिक काल से इसका प्रयोग स्नान के लिए और रोमन काल से स्थानों को गर्म करने के लिए किया जाता रहा है, लेकिन अब इसे बिजली उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। दुनिया भर में भूतापी संयंत्रों में यथा कितना मतलब कि लगभग 2 लाख तक गीगावाट बिजली उत्पन्न करने की इसमें क्षमता भी होती है।
निम्न में से कौन भारत में भूतापीय स्थान है? तो देखिए ये भू थर्मल यानी जो जियो थर्मल से क्वेश्चन है कि कौन भारत में ऐसा है कि जियो थर्मल प्लेस है इंडिया में लोकेटेड। मणिकरण, हीराकुंड, सरगुजा, सूरजकुंड, राजावर, काकरापारा। तो इन्हें हमें क्रम से लगाना है। तो भौमकी चट्टान में देखिए तो यहाँ पे दिया है ABCD ऑप्शन इज द राइट, यानी यहाँ पे ABCD में मणिकरण भी है, हीराकुंड भी है, सरगुजा भी है, सूरजकुंड भी है। भौमकी परिवर्तनों के कारण भू परपटी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानें ऊपर धकेल दी जाती हैं, जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती हैं। इन क्षेत्रों को तप्त स्थल कहते हैं। जब भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होता है। तप्त स्थल तक पाइप डालकर यह भाप बाहर निकाल लिया जाता है तथा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। प्रश्नगत विकल्पों में मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, हीराकुंड उड़ीसा, सरगुजा छत्तीसगढ़ तथा सूरजकुंड हरियाणा भूतापीय स्थल है। अब यहाँ पे देखिए बायोमास से क्वेश्चन जो है शुरू होते हैं। नीचे दो कथन दिया गया है। पहला है जैसे बायोमास से ऊर्जा उत्पादन को पारंपरिक रूप से कार्बन न्यूट्रॉन माना जाता है। दूसरा, बायोमास के दहन से उत्सर्जित कार्बन ऑक्साइड का विकासशील बायोमास द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। दोनों में से हमें सही विकल्प को चुनना है। तो अभिकथन और तर्क दोनों ही सही है। बायोमास से ऊर्जा उत्पादन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है और विकासशील बायोमास जैसे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उतनी ही CO2 की मात्रा का उपयोग कर लिया जाता है जो बायोमास को कार्बन न्यूट्रल बनाती है। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत के दहन पर प्रति इकाई ऊर्जा आउटपुट अथवा ऊष्मा की मात्रा पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन मैक्सिमम होता है? तो ये है कोयला। सब बिटुमिनस पे सभी ऊर्जा स्रोतों में से कोयला के दहन पर प्रति इकाई ऊर्जा आउटपुट तथा ऊष्मा की मात्रा पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन मैक्सिमम होता है। कोयला का बहुप्रख्यात सहायक तत्व कार्बन डाइऑक्साइड है जो किसी छेद से 65.8% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। बायोमास ईंधनों के उनके प्रति इकाई परिमाण में ऊर्जा के अंश के संबंध में सही क्रम को पहचानना है। तो जीवित जीवों अथवा हाल ही में मरे हुए जीवों से प्राप्त पदार्थ जैव मात्रा या जैव सहनती या बायोमास कहलाता है। प्रायः यहाँ जीव से आसे पौधे से बायोमास ऊर्जा के स्रोत है जिन्हें जलाकर उपयोग किया जाता है। इनको विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन में परिवर्तित करने के बाद इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गन्ने की कोई, धान की भूसी, नारियल खोल, गोबर। बायोमास ईंधनों के उनके प्रति इकाई परिमाण में ऊर्जा के अंश के संबंध में सही क्रम है नारियल का खोल, फिर गोबर, छटनी ना किया गया घरेलू कचरा। बायोमास ईंधन में संधारणीय कार्बन न्यूट्रल ऊर्जा के सृजन की क्षमता होती है क्योंकि ये उपभोग और वृद्धि की मात्रा के आधार पर दहन में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। ये अपनी वृद्धि के दौरान की गई मात्रा की तुलना में दहन में कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। तो देखिए जो बायोमास ईंधन है उसमें संधारणीय कार्बन न्यूट्रल ऊर्जा के सृजन की क्षमता क्यों होती है, उसका कारण क्या है? क्योंकि जो बायोमास ईंधन होता है उसमें संधारणीय कार्बन न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि ये उपभोग और वृद्धि की मात्रा के आधार पर दहन में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। परमाफ्रोस्ट किस बायोम की विशेषता को बताता है? परमाफ्रोस्ट जो है किस बायोम के उसको बताता है? टुंड्रा। टुंड्रा प्रदेश में सर्दियाँ लंबी, गहरी और बहुत ठंडी होती हैं, जिससे पूरे वर्ष के लगभग 6 से 10 माह तक यहाँ तापमान 0 से 10 सेल्सियस तक होता है। यहाँ तापमान इतना कम होने के कारण सतह के नीचे स्थायी रूप से जमी हुई मिट्टी की एक परत होती है जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। यह परमाफ्रॉस्ट टुंड्रा बायोम की एक पारिभाषिक विशेषता है। टुंड्रा आर्कटिक के बर्फ के नीचे के क्षेत्रों में पाया जाता है जो उत्तरी अमेरिका में फैला हुआ है। अलास्का और कनाडा का लगभग आधा हिस्सा टुंड्रा बायोम में है। बायोम को एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? वाणिज्यीकरण के लिए प्रौद्योगिकी सुविकसित नहीं है, न्यून स्तर की ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा फसल उगाने के लिए बहुत अधिक भूमि की आवश्यकता पड़ती है, दहन के कारण वायु प्रदूषण। तो देखिए यहाँ पे बायोमास को एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग करने में सबसे बड़ी बाधा ऊर्जा फसल उगाने के लिए बहुत अधिक भूमि की आवश्यकता है। कृषि योग्य भूमि का उपयोग समानता खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के लिए फिर नकदी या वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के लिए होता है। निम्नलिखित में से बायोगैस का प्रमुख तत्व इनमें से कौन सा है? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन है CH4। मीथेन की उत्पत्ति गोबर तथा वनस्पतियों के सड़ने से, पागुर करने वाले मवेशियों की गुदा द्वारा तथा हवा यानी फार्टिंग से, मर्सी व तरवेट जमीनों से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि का कारण जीवाश्म ईंधनों का दहन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और वन नाशन डिफॉरेस्टेशन है। अधिक वन होने से CO2 का उपयोग उनके भोजन निर्माण में हो जाता है अतः इसकी मात्रा क्वांटिटी नियंत्रित रहती है। ये दोनों गैसें बायोगैस का प्रमुख तत्व हैं। एनारोबिक जो रिएक्शन होता है तो एनारोबिक डाइजेशन बायोमास को परिवर्तित करता है। तो जो ये एनारोबिक डाइजेशन होता है ये कन्वर्ट्स बायोमास इनटू, तो किस में करता है? मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड में करता है। एनारोबिक डाइजेशन जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें भोजन और कृषि अपशिष्ट को थर्मोफिलिक रिएक्टर में मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है। इसका उपयोग औद्योगिक या घरेलू उद्देश्यों के लिए अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा मुक्त करने के लिए भी किया जाता है।
तो यहाँ से देखिए हमारा नाभिकीय और वन से, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट से जो है क्वेश्चन शुरू होगा, उसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इसे यहीं रहने देते हैं। धन्यवाद।